नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। चलिए बढ़ते अपने डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने अपने रुस्तम 2 यूएवी के लिए एक टर्बोचार्ज डीजल इंजन तैयार किया है, जिसे कि जेएम इंजन ने पाक कंट्रोल्स एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया है और इस इंजन का नाम भी जेम एरो इंजन रखा गया, जिसे कि एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये खास तौर पर रुस्तम 2 यूएवी के लिए तैयार किया गया है और ये भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति को भी बताता है। जेम एरो इंजन का 2.2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन है। इसकी सबसे खास विशेषता है इसका इनलाइन अरेंजमेंट्स और इंटरनल कंबशन, और ये इंजन हमारे मेल यूएवी की सभी मांगों को पूरा करने के लिए सावधानी पूर्वक इंजीनियर किया गया है। और ये मेल यूएवी आपको मालूम ही है कि निगरानी, टोही और खुफिया जानकारी जुटाएंगे। और जेम एरो इंजन का जो प्रदर्शन है वो न केवल यूएवी टेक्नोलॉजी में भारत की प्रगति को उजागर करेगा, बल्कि रक्षा टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में देश के प्रयास को भी प्रदर्शित करेगा। डीआरडीओ अब 2000 किलोमीटर की रेंज वाले हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जिन्हें की एचजीवी कहते हैं, इसके जरिए अब अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है। कहा जा रहा है कि डीआरडीओ ने 15,000 किलोमीटर तक की दूरी पर हमला करने में सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के डेवलपमेंट की भी योजना बनाई है, जिससे कि भारत दुनिया में किसी भी टारगेट को लक्षित कर सकता है। भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काफी पहले से काम कर रहा है, जिसमें कि डीआरडीओ का जो मेन फोकस है वो 2000 किलोमीटर के एचजीवी यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के डेवलपमेंट पर है और ये सिस्टम क्षेत्रीय खतरों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। 15,000 किलोमीटर रेंज वाला ये जो एचजीवी है वो भारत की रणनीतिक क्षमताओं को भी वैश्विक स्तर पर बढ़ाएगा। आपको बता दें कि अगर ये समय पर विकसित हो जाता है तो ये सिस्टम दुनिया में किसी भी हाई वैल्यू वाली जो टारगेट्स हैं उन्हें खत्म कर सकता है और ये क्षमता भारत को अमेरिका, चाइना जैसे जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनके साथ खड़ा करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारत की पर्ले बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को लेकर आ रही है। दरअसल हाल ही में पर्ले बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का ट्विन लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन देखा गया। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने 2022 में 120 यानी कि 120 पर्ले मिसाइलों के लिए अपना पहला ऑर्डर दिया। इसके बाद इंडियन आर्मी ने 2023 में 250 यूनिटों का ऑर्डर दिया और कहा जा रहा है कि इसे एलएसी और एलओसी दोनों जगह डिप्लॉय किया जाएगा। पर्ले, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक टैक्टिकल क्वाजी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 150 से 500 किलोमीटर है और जब हाल ही में जब इसका ट्विन लॉन्चर कॉन्फ़िगरेशन देखा गया तो वो इसकी उपयोगिता को और बढ़ाता है, जिससे कि 2 मिसाइलों को लगातार लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि भारत इसका इस्तेमाल दुश्मनों के हाई वैल्यू वाले टारगेट्स के खिलाफ कर सकता है। आपको बता दें कि एडवांस गाइडेंस सिस्टम से लैस पर्ले इसका 10 मीटर से कम सीईपीए यानी कि सर्कुलर एरर प्रोबेबल। हालांकि डीआरडीओ अब इसे 4 मीटर से कम करने पर काम कर रहा है। मिसाइल की जो टर्मिनल स्पीड है वो मैक 6.1 है और इसमें प्रिसीजन टारगेटिंग के लिए फ्यूज सिल का रेडोम में रखा गया मिलीमीटर वेव सीकर है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि प्रोजेक्ट 75I को लेकर आ रही है और इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नेक्स्ट जनरेशन की कन्वेंशनल सबमरीन्स के निर्माण के लिए अरबों डॉलर की इस योजना को अब आगे बढ़ा है, जिसमें कि मझगांव डॉक लिमिटेड तकनीकी परीक्षणों के बाद अब योग्य हो गया है और अब वो टेक्नो कमर्शियल नेगोशिएशन के अगले फेज की तरफ बढ़ गया है। खबरें आ रही हैं कि जर्मनी की थिसेनक्रोप मरीन सिस्टम के साथ साझेदारी में एमडीएल की बोली को टेक्निकल ओवरसाइट कमेटी के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। आप सबको मैं बता दूं कि भारतीय नौसेना को सी प्रूवन एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम चाहिए और इस खरीद प्रक्रिया के अनुसार नेक्स्ट फेज एमडीएल के द्वारा टेक्नो कमर्शियल बोलियों को रखना होगा और उसके बाद इस 43,000 करोड़ रुपए के प्रपोजल को आगे की अथॉरिटीज को भेजा जाएगा और इस प्रोग्राम के तहत भारत में 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि हाई डिग्री ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 7 साल के बाद पहली सबमरीन भारतीय नौसेना को मिल जाएगी। और नई पनडुब्बियों में एक प्रमुख क्षमता, जैसे कि मैंने कहा कि एआईपी सिस्टम होगा, जिससे कि हमारी पनडुब्बियां 2 हफ्ते तक पानी के नीचे आराम से रह सकती है, जिससे कि इन पनडुब्बियों की जो स्टल क्षमता है वो बढ़ेगी। अभी हाल ही में 2 महीने पहले मैंने एक इंटरव्यू लिया था मनीष कुमार जी के साथ। उसी दौरान उन्होंने इशारों में ये बात कह दी थी कि टीकेएमएस उन्हें ये प्रोजेक्ट मिल सकता है और देखिए आज वो चीज़ हो गई है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमारा पॉडकास्ट ज़रूर पूरा देखिए। जो एआईपी है वो कन्वेंशनल वर्ल्ड में सिर्फ 2 कंपनी के पास है। एक जर्मनी की कंपनी है थिसेनक्रूप, बट उसको टीकेएमएस बोलते हैं। टीकेएमएस उसका नया अवतार है, इट्स द सेम। और एक दूसरी कंपनी है वो नवांतिया है, जो स्पेन की कंपनी है। उन्होंने भी टीकेएमएस की टेक्नोलॉजी को ही लिया है, बट उन्होंने उसको एडवांस लेवल पे लेके गए हैं। जब सीवर्दीनेस नहीं है तो आपका 5, 6 साल 10 साल और लग जाएंगे उसको प्रूफ करने में। करेक्ट। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि कौन किसका अच्छा है, बट एज अ फैक्ट ऑफ द मैटर, Germany has TKMS. They had the operational up and running submarine with using this technology.
which is certified it's globally, because proven. submarine is such a complex, you cannot go wrong without a proper certification. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि डीआरडीओ को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत, मैंने कहा ना कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है। ऐसे में भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक और कदम बढ़ा चुका है। भारत ने हाइपरसोनिक उड़ान के लिए अत्यधिक तापमान को सहन करने के लिए डिजाइन की गई अत्याधुनिक यानी कि स्टेट ऑफ द आर्ट थर्मल बैरियर कोटिंग, जिसे कि टीबीसी कहते हैं, उसे डेवलप किया है। और इसे डीआरडीएल ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के साथ मिलकर तैयार किया है। ये जो नया टीबीसी है यानी कि थर्मल बैरियर कोटिंग, ये एडवांस सेरेमिक मटेरियल से बना है जो अपने असाधारण हाई थर्मल रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता है। ये कोटिंग स्टील के मेल्टिंग पॉइंट से कहीं अधिक तापमान पर काम कर सकती है, जो कि हाइपरसोनिक इन्वायरमेंट में कंपोनेंट्स की सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जहां गर्मी का तनाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस टीबीसी की जो इफेक्टिवनेस है दोस्तों, एक सफल स्क्रैमजेट इंजन ग्राउंड टेस्ट के दौरान साबित हुई है, जिसमें कि स्टेबल कंबंशन, इंप्रूव्ड इंजन परफॉर्मेंस और बेहतर थर्मल मैनेजमेंट को प्रदर्शित किया गया। और ये परीक्षण दोस्तों इस बात को सुनिश्चित करता है कि भारत अपने हाइपरसोनिक प्रोग्राम को काफ़ी तेजी से तैयार कर रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की टोनबो इमेजिंग ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम वॉल्ट एंटी यूएवी सिस्टम को आर्मीनिया को एक्सपोर्ट किया, जो कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में एक मील का पत्थर भी है। आपको बता दें कि आर्मीनिया ने यह सिस्टम अपनी काउंटर ड्रोन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए खरीदा है, क्योंकि हवाई खतरे लगातार उभर रहे हैं। दरअसल वॉल्ट सिस्टम एआई इनेबल्ड काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन है, जो कि दुश्मनों के हवाई खतरों जैसे कि यूएवी, आरपीएस और यूएस का पता लगा सकता है, उनको ट्रैक कर सकता है और उन्हें बेअसर कर सकता है। इसके अलावा ये सॉफ्ट और हार्ड किल दोनों ऑप्शंस में आता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इतना तो तय है कि इंडोनेशिया के साथ अब भारत की ब्रह्मोस डील होने वाली है, जो कि इस साल के अंत में साइन की जा सकती है। इससे भारत और इंडोनेशिया दोनों का डिफेंस संबंध तो मजबूत होगा, साथ ही इंडोनेशिया की समुद्री सुरक्षा क्षमताएं भी बढ़ेंगी। ये पहली बार नहीं है जब इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है। 2010 से इसके लिए बातचीत चल रही है। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल में इंडोनेशिया का इंटरेस्ट दक्षिणी चीन सागर में चाइना की बढ़ती हुई आक्रामकता भी है। और ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि अपनी हाई स्पीड, सटीकता और वर्सेटिलिटी के लिए जानी जाती है, जो कि इंडोनेशिया की विशाल समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक जबरदस्त ऑप्शन है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली बार ट्राई सर्विसेज टैब्लू दिखाया जाएगा रिपब्लिक डे 2025 में, जिसमें कि तीनों सेनाओं का एक ज्वाइंट कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में आप सबने खबर पड़ी होगी कि भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत भारत 7.1 बिलियन यूरो के यूरोड्रोन प्रोग्राम में भारत को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। और ये जो यूरोड्रोन प्रोग्राम है वो एक सहयोगात्मक यूरोपीय पहल है, जिसका उद्देश्य एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल को तैयार करना है। इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस प्रोग्राम में ऑब्जर्वर का स्टेटस भारत को मिला काफी महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है कि भारत कहीं ना कहीं इस तरीके की टेक्नोलॉजीज को शामिल करना चाहता है। और यूरोड्रोन प्रोग्राम में एयरबस, लियोनार्डो और डसॉल्ट एविएशन जैसे प्रमुख खिलाड़ी हैं। और इस प्रोग्राम को नॉन यूरोपियन ड्रोन सिस्टम पर यूरोप की निर्भरता को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि अमेरिकी ड्रोन की तरफ ये बड़ा इशारा है। दरअसल यूरोड्रोन आई स्टार मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत को ऑब्जर्वर के रूप में 6th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम में भी शामिल होना चाहिए, खासकर कि यूके और जर्मनी के द्वारा जो प्रोग्राम्स तैयार किए जा रहे हैं। यूके, जापान और इटली द्वारा जो जीकैप प्रोग्राम है, या फिर जर्मनी, फ्रांस और स्पेन के बीच फ्यूचर कॉम्बैट एरियल सिस्टम का सहयोग है, इसमें भी भारत को ऑब्जर्वर बनना चाहिए। मतलब साफ है कि इससे भारत को नेक्स्ट जनरेशन की फाइटर जेट विकसित करने में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ये फाइटर जेट एडवांस स्टाइल क्षमताओं वाले होंगे, जिसमें कि एआई इंटीग्रेशन और एडवांस सेंसर शामिल होंगे, जो कि भविष्य के युद्ध के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन प्रोग्रामों का भारत अगर अवलोकन करता है तो इससे भारत की पश्चिमी सहयोगियों के साथ जो डिफेंस संबंध है वो मजबूत होंगे, बल्कि भारत को टेक्नोलॉजी भी हस्तांतरित की जा सकती है। और यही नहीं दोस्तों, भारत के AMCA फाइटर जेट के लिए भी एक बड़ी हेल्प मिल सकती है, जिससे कि भारत अपने 6th जनरेशन की फाइटर क्षमताओं को आगे बढ़ा सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि ताराजन 155-52 कैलिबर की जो टोड हाविजर है उसे आर्मीनिया को एक्सपोर्ट किया गया है। लेकिन अब रिपोर्ट्स बताती है कि L&T नेक्स्टर कंसोर्टियम, जिन्होंने इस ताराजन को तैयार किया है, वो अब भारतीय सेना के टोड गन सिस्टम टेंडर में काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंडर बन गया है। बता दें कि इसका वजन 13 टन का है। इसे आसानी से IL-76, C-17 और A-400 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर है, लेकिन इसे 55 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें कि रॉकेट असिस्टेड एमुनेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रायल्स चल रहे हैं इंडियन आर्मी के द्वारा,
जिसमें कि एक्सटेंसिव फायरिंग, मोबिलिटी ट्रायल्स शामिल हैं और अलग अलग टेरेंस और जो डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसमें इसके ट्रायल्स किए जा रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ अब सेकंड जनरेशन एडवांस लाइटवेट टॉर्पीडो को तैयार कर रही है, जिसका सबसे जबरदस्त फीचर होगा 100 किलोवाट मैग्नीशियम सिल्वर क्लोराइड बैटरी का, जो कि इस टॉर्पीडो की स्पीड 33 नॉट से 47 नॉट्स तक कर देगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, जो कि अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को लेकर आ रही है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि अस्त्र मार्क 3 ये 2031 से पहले सर्विस में इंडक्ट नहीं होगी। दरअसल इसके एक्सटेंसिव टेस्टिंग और वैलिडेशन प्रोसेस चलेगा ताकि इस मिसाइल की जो रिलायबिलिटी और इफेक्टिवनेस है वो भी रियल कॉम्बैट सिनेरियो में उसे इंश्योर किया जाए। उसी के बाद इसे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों डीआरडीओ ने अपने एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी है, जो कि एडवांस मिलिट्री इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशंस के लिए है, जो कि एज सर्वर सेंट्रल सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर है। और ये परियोजना हमारे मिलिट्री अभियानों में मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो कि मिलिट्री इन्वायरमेंट में रियल टाइम में डिसीजन लेने में एक बेहतर रिसोर्स मैनेजमेंट को सक्षम बनाता है। आपको बता दें कि डीआरडीओ का ये जो सॉल्यूशन है वो क्षेत्र में तैनात विभिन्न सेंसर से डेटा को कैप्चर, प्रोसेस और रिफ्लेक्ट करने के लिए एक मजबूत तंत्र को शामिल करेगा, यानी कि एक रोबस्ट मैकेनिज्म को। सिस्टम फिर इस डेटा को आगे के विश्लेषण और सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर करने के लिए सेंट्रल कंट्रोल सेंटर या फिर स्मार्ट मिलिट्री बेस पर ट्रांसमिटिंग से पहले आईओटी नोड लेवल पर प्रोसेस करेगा। सेंट्रल कंट्रोल सेंटर डेटाबेस से मिले हुए डेटा को एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोसेसिंग से गुजरना होगा, जिसे कि भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए स्टोर भी किया जाएगा। तो फिलहाल तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।